यह वीडियो एक फ़िक्शनल स्टोरी है जिसे केवल मनोरंजन और साहित्यिक अभिव्यक्ति के उद्देश्य से बनाया गया है। वीडियो में उपयोग किए गए एआई वॉइस ओवर और विजुअल्स का मकसद बेहतर कहानी अनुभव प्रदान करना है। यह किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति या स्थान से संबंधित नहीं है। धन्यवाद। 886 जब समीर राणा ने अर्जुन सिंह के विश्वास भरे शब्द सुने जो आकाशीय गड़गड़ाहट और हत्या के इरादे से भरे थे, तो दुनिया के शिखर पर खड़े उसके जैसे व्यक्ति का भी दिल दहल उठा। अगर उसने खुद आकाशीय गड़गड़ाहट का अनुभव न किया होता तो शायद वह अपने अहंकार के कारण अर्जुन पर हमला कर चुका होता। अब वह सचमुच उलझन में था कि आकाशीय गड़गड़ाहट स्वाभाविक थी या अर्जुन भी उसकी तरह एक बूढ़ा राक्षस था। इसके अलावा अर्जुन की चोर उपाधियों में से एक, ठंडा जूठा, भी प्रभावी थी, जिसने समीर को अर्जुन के धोखे में और भी अधिक डूब जाने पर मजबूर कर दिया। अब वह ये ध्यान में रखते हुए हमला करेगा कि यदि वह असफल रहा तो उसकी मृत्यु हो सकती है, और यह परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा अर्जुन चाह रहा था। कृपया मेरी पिछली गलती माफ कर दीजिए। मैं हद से ज्यादा गलत था क्योंकि मैं पहले कभी आप जैसे किसी व्यक्ति से नहीं मिला था, और अब मैं नहीं चाहता कि हम लड़ें। समीर ने अपने डर को छिपाने की कोशिश की और सख्ती से कहा, साथ ही चुपके से अपनी प्राणशक्ति घुमाते हुए कहा, कहीं अर्जुन भी उसकी तरह नासमझ न निकला हो। अर्जुन लगभग जोर से हंस पड़ा जब उसने सुना और देखा कि समीर कितना सतर्क था और अपनी हास्यास्पद शिक्षा के बावजूद वह कितना काया था। तुम्हारी इच्छा, अर्जुन ने दिखावा जारी रखा और ठंडे स्वर में कहा, हम चूंकि तुम आत्मसमर्पण कर रहे हो तो मेरे लिए तुम्हें मौका न देना अनुचित होगा। ठीक है, अगर तुम अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मैं तुम्हें अगले आकाश तक अपने साथ चलने दूंगा। तुम्हें विदेशी धरती पर एक अच्छा मददगार होना चाहिए। ये बेतुके शब्द सुनकर समीर की आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हारे पीछे पीछे आऊं? क्या क्या ये मुमकिन भी है? उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई और उसे अपने साथ किसी और आकाश में ले जा सकता है। ये तो नामुमकिन था। अगर यह सच है तो आकाश का ये प्रतिबंध कोई मायने नहीं रखेगा और मैं और भी आगे बढ़ सकता हूँ। यह एक बेतुकी बात होने के बावजूद ये सोचकर ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अर्जुन अपने मुखौटे के पीछे मुस्कुराया, सच कहूं तो मैं इस आकाश से नहीं हूं, और मैं एक अंतरिक्ष तूफान में गिर गया और किसी तरह इस नष्ट स्थान पर प्रकट हुआ। अब जबकि मैंने अपनी साधना का एक हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया है, मैं अंततः इस ईश्वर भ्रमित स्थान को छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैंने पहले कभी तुम जैसा प्राणी नहीं देखा, जिसका मतलब है कि तुम विशेष हो और तुम काफी ज्ञानी हो, इसलिए तुम जैसी प्रतिभा को यहाँ छोड़ना शर्म की बात होगी जब मैं तुम्हें उच्च आकाश के अगले महान विशेषज्ञ के रूप में विकसित कर सकता हूँ। तो कैसा रहेगा? क्या तुम मुझे अपना गुरु बनाने को तैयार हो? अर्जुन ने ये शानदार शब्द कहते हुए बेहद गरिमामयी अंदाज में कहा। समीर, जिसने पहले कभी असली घड़ा नहीं देखा था और दुनिया के काम करने के तरीके के मामले में एक बच्चे की तरह पवित्र था, अर्जुन द्वारा उसकी तारीफ किए जाने पर कांप उठा और उसे बेहद गर्व महसूस हुआ। इसके अलावा उसे अब यह और भी ज्यादा समझ में आ रहा था कि अर्जुन इस आकाश से नहीं है, क्योंकि वह किसी से भी बेहतर जानता था कि कोई भी इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। अब उसने सुना कि अर्जुन उसे अपने साथ ले जाने को तैयार है और यहाँ तक कि उसकी अनुपम प्रतिभा को भी पहचान लिया। समीर को लगा जैसे उसके वर्षों की मेहनत आखिरकार रंग लाई। लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है, और उसका गर्व अभी भी उसे किसी जमीनी निवासी का अनुयायी बनने की इजाजत नहीं दे रहा था। वह एक दुविधा में था। हालांकि अर्जुन को एक पेशेवर झूठे के रूप में पता था कि वह जो पेशकश कर रहा था वह सच होने के लिए बहुत अच्छा था, और कोई भी सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति हिचकिचाएगा और उसके दावों की सत्यता पर संदेह करेगा। इसलिए उसने अंतिम स्पर्श जोड़ा, बेशक तुम्हें पहले खुद को साबित करना होगा। तुम जितने प्रतिभाशाली हो, मुझे ये जानना होगा कि क्या तुम मेरी धरती पर जीवित रहने के काबिल हो। अगर तुम मेरे साथ आने को सहमत हो तो मैं तुम्हें 100 दिन का समय दूंगा खुद को साबित करने के लिए। अगर तुम पास हो गए तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर नहीं तो मुझे ढूंढने की जहमत न उठाना। समीर का चेहरा तनावग्रस्त हो गया जब उसने अर्जुन के ठंडे शब्द सुने और सोचा, मैं जानता था, यह इतना आसान कैसे हो सकता है। उसे अब अर्जुन के पिछले दावों पर और भी ज्यादा यकीन हो गया। गहरी सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपके दिमाग में क्या है? उसका लहजा अब कुछ हद तक सम्मानजनक था। साधारण, दक्षिण पश्चिम की ओर जाओ और तुम्हें एक महाद्वीप मिलेगा जिसे मध्य महाद्वीप कहते हैं। वहां के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का सिर 300 दिनों में मेरे पास लाओ। इस समय सीमा को चूक गए तो मैं जा चुका होऊंगा, लेकिन अगर तुम यह नहीं करना चाहते तो मेरी नजरों से 3 सेकंड में गायब हो जाओ। अर्जुन ने ठंडे अंदाज में समीर के लिए अपनी परीक्षा का खुलासा किया। हालांकि वह बाहर से शांत और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था, अंदर से वो बहुत तनावग्रस्त था क्योंकि चीजें किसी भी क्षण गलत हो सकती थीं। इसके अलावा वह जो समीर से करने के लिए कह रहा था, शायद केवल एक पागल ही उसे करने को सहमत होगा।
क्योंकि मध्य महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि संघ अधिपति था, और अर्जुन किसी से भी बेहतर जानता था कि वह व्यक्ति कितना खतरनाक और चालाक था। इसलिए अगर समीर वास्तव में सहमत हो गया तो पूरा मध्य महाद्वीप उथल पुथल मच जाएगा, और इससे अर्जुन को सांस लेने के लिए और समय मिलेगा। लेकिन अगर समीर वास्तव में संघ अधिपति को खत्म करने में सक्षम हुआ तो वह अपने रास्ते से एक बड़ा कांटा निकाल देगा। वह एक लोमड़ी की तरह खेल रहा था जो शेर का उपयोग बाघ को खत्म करने या दोनों को घायल करने के लिए करना चाहती थी। समीर ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा, मध्य महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को मारना, क्या हो सकता है कि उन मूर्खों ने फिर से भूमि का नाम बदल दिया हो। मैंने बहुत समय से जमीन का दौरा नहीं किया और यह काम वास्तव में बहुत आसान है। क्या वो मुझे कम आंक रहा है? समीर के दिल में आग भड़क उठी क्योंकि उसे लगा कि उसे नीचा देखा जा रहा है, और उसने तुरंत सहमति दे दी। मैं आपकी परीक्षा स्वीकार करता हूँ। अर्जुन समीर के शब्द सुनकर हंसना चाहता था, लेकिन वह चौंक गया जब उसने देखा कि समीर तुरंत मुड़कर अपनी मिशन को तुरंत पूरा करने के लिए जाने वाला था। रुको, अर्जुन ने जल्दी से उसे रोका। क्या आपके पास और भी निर्देश हैं? समीर ने भौहें चढ़ाकर पीछे देखा। मत बताओ उसने अपना मन बदल लिया। क्या उसे पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा था? यार समीर, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। समीर के मूर्खतापूर्ण विचारों से अनजान अर्जुन ने साफ कहा, तुमने कहा था कि तुम्हारे पास उत्थान के बारे में अभिलेख हैं, है ना? उन्हें और तुम्हारे पास जो भी पुराने अभिलेख हैं उन्हें छोड़ दो। जब तक तुम दूर हो मैं उन पर शोध करूंगा, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अनहोनी न हो जाए। समीर चौंका, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं क्योंकि अब वे अभिलेख उसके लिए बेकार थे और उसे उनमें से एक एक शब्द याद आ चुका था। इसके अलावा अब वह अपने सपनों की दुनिया में जा सकता था, बशर्ते वह यह आसान सा काम पूरा कर ले। यद्यपि वह नहीं जानता था कि अर्जुन जैसा व्यक्ति उन प्राचीन दस्तावेजों पर शोध क्यों करना चाहता है, लेकिन वह ये भी नहीं समझ पा रहा था कि अर्जुन के स्तर का व्यक्ति क्या सोच रहा होगा। बिल्कुल, उसने अपना हाथ घुमाने से पहले सिर हिलाया और एक सुनहरा जेड स्क्रॉल प्रकट हुआ और उसने इसे अर्जुन की ओर फेंक दिया। आश्चर्यचकित होकर अर्जुन ने जेड स्क्रॉल को पकड़ लिया और अगले ही पल बोला, कृपया मेरा इंतजार करें। समीर हवा की तरह तेजी से गायब हो गया। अर्जुन ने जल्दी से भाग्य मानचित्र पर नजर डाली और देखा कि समीर के भाग्य बिंदु के चारों ओर चमकता हुआ चांदी का घेरा इस क्षण गायब हो गया और समीर वास्तव में चला गया था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा क्योंकि वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। जब उसने अपने हाथ में जेड स्क्रॉल को देखा तो ये है। अर्जुन सिंह खुद को रोक नहीं सका, लेकिन जड़िया पत्र, जाडिया पत्र और फिर समीर राणा को घूरता रहा जो मध्य महाद्वीप की ओर गायब हो गया था। ये तो बहुत आसान था, उसने अविश्वास के भाव के साथ सोचा, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि समीर जैसे मजबूत व्यक्ति को इतनी आसानी से धोखा दिया जा सकता है। या ये सिर्फ वह था जो नहीं जानता था कि समीर कितना डरा हुआ था और वह कितनी बुरी तरह से उत्थान की ओर जाने का रास्ता खोजना चाहता था। अब अर्जुन को न सिर्फ ये जड़िया पत्र मिल गया जो कथित तौर पर एक चमकदार चांदी स्तर का मौका था, बल्कि उसने समीर को मध्य महाद्वीप में तबाही मचाने के लिए भी भेज दिया। सभी जानते थे कि मध्य महाद्वीप का सबसे ताकतवर व्यक्ति कौन है, संघ अधिपति, और वह आदमी बहुत रहस्यमय था। अगर वो मूर्ख समुद्र राजा सचमुच संघ अधिपति को मार सकता है तो पूरी नई सत्ता संरचना फिर से अस्त व्यस्त हो जाएगी। अगर वह ऐसा न भी कर सके तो भी कम से कम वो भारी हंगामा तो मचाएगा ही। जो भी होगा मेरे पक्ष में ही होगा, और जब तक उस मूर्ख समुद्र राजा को एहसास होगा कि क्या हुआ है, मैं बहुत पहले ही जा चुका होऊंगा। हो सकता है कि वह इसकी वजह से दूसरे महाद्वीपों में तबाही मचाना शुरू कर दे, जो कि अच्छी बात है। अर्जुन ठंडे स्वर में मुस्कुराया क्योंकि उसने जो पूरा परिदृश्य रचा था वह उसके पक्ष में था। वहां जितनी अराजकता थी उसके लिए उससे लाभ उठाना उतना ही आसान था। मुझे इस जगह से तुरंत निकल जाना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि उस आदमी का दिमाग पहले ही काम करने लगे, अर्जुन ने सोचा। उसने जड़िया पत्र को अभी के लिए अपने पास रख लिया और उस द्वीप की गहराई की ओर चल पड़ा जहां आकाशीय गड़गड़ाहट ने समीर को मारा था। अर्जुन उस खजाने के बारे में नहीं भूला था जिसकी समीर रक्षा कर रहा था, और संभवतः अर्जुन के झूठ में फंसने के बाद उसमें उसे मांगने की हिम्मत नहीं थी। द्वीप पर घना जंगल था जो अब लगभग जलकर राख हो चुका था, और यहाँ वहाँ कई जले हुए जीव जंतु पड़े थे। यह आकाशीय बिजली के कहर का नतीजा था, और अर्जुन जानता था कि इस जगह के सभी जीव जंतु मारे जा चुके थे। इस समय अर्जुन ने अंततः एक विशाल गड्ढे को देखा जिसके पूरे द्वीप पर आकाशीय गड़गड़ाहट की सबसे घनी आभा थी, सिवाय उस स्थान के जहां उसने आकाश के समाप्ति प्रकटीकरण को मार डाला था। अर्जुन ने थोड़ा सा मुंह बनाया क्योंकि उसे कुछ भी नजर नहीं आया, और उसने जीवंत भाग्य मानचित्र खोला क्योंकि यह स्थान अब उसकी चोर भावना सीमा में प्रवेश कर गया था। लेकिन इससे पहले कि वो मानचित्र पर अपनी नजर डाल पाता, मीरा की चौंकने वाली आवाज में खुशी की झलक सुनाई दी। श्री अर्जुन, मुझे लगता है कि मुझे अपने कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री मिल गई है। मीरा के चौंकाने वाले खुलासे से अर्जुन को सुखद आश्चर्य हुआ। शाश्वत चोर भाग्य कंपास उसके पास मौजूद सबसे मजबूत और सबसे मददगार खजाना था। अर्जुन की नज़र में ये लगभग सिस्टम के स्तर पर था।
हाल ही में मिली सफलता के बाद शाश्वत चोर भाग्य कंपास अब ग्रेड 6 का खजाना बन गया था, और जैसे जैसे अर्जुन की चोर भावना बढ़ती गई उसकी रेंज भी बढ़ती गई। पिछली बार मीरा ने राजसी राक्षस मीनार में पूर्णता योजना के लिए 2 सामग्रियां ढूंढी थीं, काला टूटा दर्पण। हालांकि अर्जुन को इसे ईवा को जगाने और उसमें शून्य गर्त राक्षस वंश की एक झलक जागृत करने के लिए उपयोग करना पड़ा था। अर्जुन को मीरा के लिए खेद था, लेकिन वह अपनी प्राथमिकताएं जानता था। आज मीरा ने एक और सामग्री ढूंढी और इस बार वह इसे किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग करने की योजना नहीं बना रहा था। अर्जुन जानता था कि वे सामग्रियां कितनी दुर्लभ थीं, और अब वह समझ गया था कि समीर ने आकाशीय दंड के खिलाफ जोखिम क्यों उठाया था। ये कौन सी सामग्री है? अर्जुन ने उत्साह के साथ पूछा, क्योंकि वह गड्ढे की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि अब वह जीवंत भाग्य मानचित्र में चांदी का क्षेत्र देख सकता था। ये 10,000 साल पुरानी माया घास है। यह जमीन के नीचे गहरे छिपी हुई है, और मुझे लगता है कि इसका सार अभी पूर्ण नहीं है, मीरा ने अनिश्चितता के साथ कहा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ ली। उस समुद्र राजा ने शायद गायब सार को अवशोषित कर लिया होगा। क्या यह अभी भी पर्याप्त है? हाँ, हमें 10,000 साल पुरानी माया घास की जड़ों की जरूरत है। अगर कुछ हुआ तो ये हमारे पक्ष में भी काम कर गया, क्योंकि इसका सार कम हो रहा है। ये खुद को बचा नहीं पा रही है, वरना अगर यह अभी भी स्वस्थ होती तो मुझे नहीं लगता कि श्री अर्जुन इसके द्वारा बनाए गए भ्रम से बच पाते, जो कि यह शिकारियों से बचने के लिए प्राकृतिक सुरक्षा अवरोध के रूप में बनाती है, मीरा ने बताया। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अपनी वर्तमान शक्ति के बावजूद वह जड़ी बूटी उसके दिमाग को प्रभावित कर सकती थी। इसका मतलब है कि समीर ने इस बार फिर उसकी मदद की। अगर यह इतनी शानदार है तो हमें समीर का आभार मानना चाहिए, अर्जुन ने हंसते हुए कहा, क्योंकि वह अंततः गड्ढे के केंद्र में पहुंच गया और आखिरकार उसे एक गहरा छेद दिखाई दिया। वास्तव में, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि 10,000 साल पुरानी माया घास को निकालना आसान नहीं होगा। अगर आपने एक भी गलती की तो पूरा पौधा मर जाएगा, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि उस समुद्री प्राणी ने इसे नहीं लिया, बल्कि इसे सीधे अवशोषित करने का फैसला किया, मीरा ने चिंता के साथ खुलासा किया। अर्जुन छेद में कूदने वाला था जब वह रुक गया और भौहें सिकोड़ लीं। ये तो बड़ी समस्या है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति को भी इसे निकालने में कामयाबी नहीं मिली। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? उसने इस तरह की समस्या के उत्पन्न होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि वह अपने उत्साह में इस महत्वपूर्ण तथ्य को नज़रअंदाज कर गया था। अगर समीर जैसे समुद्र राजा को ये 10,000 साल पुरानी माया घास नहीं मिल सकी तो क्या वह इसके काबिल था? मुझे खेद है, मुझे भी नहीं पता कि क्या करना है, मीरा की माफ़ी मांगने वाली बचकानी आवाज़ सुनाई दी। ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने मुझे ये जानकारी देकर बहुत मदद की। मैं विशेषज्ञ से भी पूछता हूँ। अर्जुन ने मीरा को सांत्वना दी और फिर सिस्टम से सवाल किया। अरे सिस्टम, चूंकि तुमने ही वह पूर्णता योजना बनाई है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उन सामग्रियों को कैसे संभालना है ना? जब तक मेजबान पूर्णता योजना में उल्लिखित किसी भी सामग्री को छू लेता है और 10 मिलियन चोर पॉइंट का भुगतान करता है, सिस्टम इसे सीधे शाश्वत चोर भाग्य कंपास में अवशोषित कर सकता है। सिस्टम ने गोलमोल बातें नहीं की, बल्कि सीधे तौर पर अपनी मांगों को उजागर कर दिया। अर्जुन ने अपने होंठ भींचे। तुम सचमुच एक काले दिल वाले व्यापारी हो। फिर भी वह इस विकास से खुश था, क्योंकि अब उसे किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। देखा, समस्या ऐसे ही हल हो जाती है, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मीरा ने शर्मिंदगी से कहा, धन्यवाद। क्या शुक्रिया? मुझे ही तो शुक्रिया अदा करना चाहिए था। तुम्हारे बिना मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी इस मुकाम तक सुरक्षित पहुंच पाऊंगा, अर्जुन ने गंभीरता से घोषणा की। वह अपनी यात्रा में कंपास द्वारा दी गई सभी मदद और दिशा निर्देशों के लिए मीरा का बहुत आभारी था। वह मीरा को सिर्फ एक खजाने की आत्मा नहीं, बल्कि एक इंसान और अपना दोस्त मानता था। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन गड्ढे में कूद गया, और जैसे जैसे वह और गहरा होता गया, उसने शक्तिशाली मार्शल प्राणशक्ति को एक धारा की तरह उठते हुए महसूस किया, और एक ताज़ा खुशबू हवा में भर गई, और अर्जुन ने महसूस किया कि सांस लेने मात्र से उसका मन साफ हो गया। लगभग 1900 फीट नीचे गिरने के बाद अर्जुन को आखिरकार अंत दिखाई दिया, और उसने अपनी मुक्त गिरावट को रोकने के लिए आकाशीय कदमों का सहारा लिया। वह नीचे कूद गया और जमीन पर गिरा, जो क्रिस्टल जैसे पीले तरल की एक परत से ढकी हुई थी। यहाँ खड़े होने मात्र से ही अर्जुन का EXP प्रति सेकंड 3 पॉइंट बढ़ रहा था, और तो और खुशबू इतनी मादक थी कि अर्जुन हमेशा के लिए यहीं रहना चाहता था। श्री अर्जुन, मीरा की तेज चीख ने अर्जुन को उसके दिवा स्वप्न से झकझोर दिया। अर्जुन को जब पता चला कि क्या हुआ था तो उसका दिल ठंडा पड़ गया। मैं लगभग प्रभावित हो गया था, है ना? हाँ, मैंने नहीं सोचा था कि 10,000 साल पुरानी माया घास अब भी इतनी मजबूत होगी, मीरा ने उदास होकर कहा। एक बार फिर धन्यवाद। अर्जुन के चेहरे पर एक गंभीर भाव था, साथ ही डर का भाव भी था, क्योंकि अगर मीरा ने अपनी आवाज़ का इस्तेमाल नहीं किया होता तो वह सचमुच किसी भ्रम में पड़ जाता। इस क्षण उसने अंततः इस शक्तिशाली मार्शल प्राण शक्ति और उस गंध की उत्पत्ति को पहचान लिया।
ये सुनहरी घास थी जिसमें 7 घास के पत्ते थे और वे 3 मीटर ऊंचे थे और घास के पत्तों पर हल्के पीले रंग के पैटर्न उकेरे गए थे। अर्जुन की आंखें खुशी से चमक उठी। 10,000 साल पुरानी माया घास। जिस द्वीप पर अर्जुन को आकाशीय दंड मिला था, उससे हजारों मील दूर लगभग 3 मील व्यास का एक और छोटा द्वीप था। इस समय अर्जुन के सामने विघटित प्राण में लिपटी कुछ वस्तुएं मंडरा रही थीं और उसकी आंखें परमानंद से चमक रही थीं। मैं अंततः ग्रेड 6 की गोली को नष्ट करने में सक्षम हूं, उसने सोचा, और ठीक इसी क्षण सिस्टम की आवाज सुनाई दी और एक पैनल खुल गया। रहस्यमय स्थिति 2 को अनलॉक करने के लिए पूर्वापेक्षाएं। मार्शल और आत्मा में छठा क्षेत्र स्थिति, आकाश चोर विध्वंसक रैंक, छठी स्थिति, पूर्ण निराशा, बिजली और वायु के तत्व कानून में कम से कम 49.99%। स्थिति, दूसरी रहस्यमय स्थिति 10 सेकंड में अनलॉक हो जाएगी। मेजबान, कृपया 10 सेकंड में स्वयं को विघटित प्राण से ढक लें। चेतावनी, यदि रहस्यमय स्थिति के खुलने तक मेजबान ने स्वयं को विघटित प्राण से नहीं ढक लिया होता तो भयंकर परिणाम होंगे। अर्जुन को इस सूचना का इंतजार था और उसने तुरंत स्वयं को विघटित प्राण से घेर लिया। आकाशीय गहरा आत्मा प्रकटीकरण क्षेत्र में उसे सफलता मिले 6 महीने हो चुके थे। न केवल उसने समीर राणा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को छलकर उत्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली, बल्कि वह शाश्वत चोर भाग्य कंपास को उन्नत करने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक को अवशोषित करने में भी सक्षम था। इसके बाद अर्जुन स्वाभाविक रूप से उस जगह से भाग गया और दूसरी रहस्यमयी स्थिति की अन्य पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। अपनी अंतिम सफलता के बाद अर्जुन ने सीधे EXP और SP का उपयोग करके चरण 9 में प्रवेश किया और उसने पाया कि जैसे जैसे उसका साधना चरण बढ़ता गया, उसके अंतर्निहित तत्वों को समझना आसान होता गया। इस तरह उन्होंने दूसरी शर्त पूरी कर ली तथा चोर की पहचान भी प्रारंभिक 33 मील के दायरे से बढ़कर 99 मील के दायरे तक हो गई। अब अर्जुन को एक प्रारंभिक चरण के कानून जागरूकता क्षेत्र साधक को आमने सामने की मुठभेड़ में मारने और एक मध्यवर्ती चरण के कानून जागरूकता क्षेत्र साधक के खिलाफ जीतने का पूरा विश्वास था। जहां तक अंतिम चरण के विधि जागरूकता क्षेत्र साधक का प्रश्न है, जब तक वह अपनी तत्व विधि दक्षता को 89% तक बढ़ा सकता है, उसे विश्वास था कि वह उनका सामना कर सकता है, लेकिन अभी के लिए वह कम से कम अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। इस समय सिस्टम पैनल अंततः बदल गया और मिशन पैनल खुल गया। आकाश चोर मिशन, आकाश चोर के मार्ग पर चलना, रहस्यमय स्थिति 2, विश्व ताला। आवश्यकताएं, आकाश कुंजी खोजें। स्थिति, पृथ्वी कुंजी खोजें। स्थिति, विश्व संबंध कुंजी खोजें। स्थिति, विश्व ताला नक्शा खोजें। स्थिति, विश्व का ताला खोलें। स्थिति, अपूर्ण चोर घर के सदस्य, अनुमति प्राप्त। पुरस्कार, अज्ञात समय 15 वर्ष दंड, दर्द रहित, चेतावनी, मेजबान इस मिशन पैनल को विघटित प्राण में शामिल हुए बिना नहीं खोल सकता है। अर्जुन स्तब्ध रह गया जब उसने दूसरी रहस्यमय स्थिति को देखा, और जो बात उसे अविश्वसनीय लगी वह थी पहले से पूरी हो चुकी आवश्यकताएं नंबर 3 और 4। सिस्टम, क्या तुमने कोई गलती की? उसने अनिश्चितता के साथ पूछा। अगर उसके पास विश्व कुंजी या विश्व ताला नक्शा जैसी कोई चीज होती तो उसे पता होना चाहिए था। आकाश चोर मिशन में गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है। अर्जुन हैरान रह गया और जल्दी से बोला, तो फिर क्या तुम मुझे दिखा सकती हो कि यह कुंजी और नक्शा कहाँ है? मेरा मतलब है, उन्हें चोर की आकाश से निकाल लो। सिस्टम ने देर नहीं की और अगले ही पल चोर की आकाश से 2 वस्तुएं गायब हो गईं और अर्जुन के सामने प्रकट हो गईं। यह एक 9 इंच लंबी प्राचीन काली क्रिस्टल कुंजी और एक हिममयी नीला पत्र थी। जैसे ही अर्जुन की नज़र उन 2 वस्तुओं पर पड़ी, वह चिल्ला उठा, क्या यह वही नक्शा नहीं है जो मैंने भीष्म पितामह से चुराया था, और वह कुंजी जो मुझे राजदंड को विद्युत गोला से नष्ट करने के बाद मिली थी? अर्जुन इन 2 वस्तुओं को कभी नहीं भूल सकता था क्योंकि दोनों की उत्पत्ति रहस्यमय थी और एक तरह से दोनों एक ही जगह से आई थीं, राक्षस मंदिर से। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ये 2 वस्तुएं आकाश चोर मिशन में सामने आएंगी। इसके अलावा दोनों ही विश्व ताला नामक विश्वस्तरीय रहस्य का हिस्सा प्रतीत होती थीं। अर्जुन ने कुछ गहरी सांसें ली ताकि वह खुद को शांत कर सके, क्योंकि यह सब उसके लिए बहुत अधिक था। उसने सख्ती से सिस्टम से पूछा, सिस्टम, अगर ये 2 वस्तुएं विश्व ताला का हिस्सा हैं, तो मेरे निष्कर्षों के अनुसार यह नक्शा बिना अशुभ प्राण रहित आत्मा के बेकार है, और मुझे नहीं पता कि इस विश्व ताला के स्थान कहाँ हैं। इसके अलावा बाकी 2 कुंजियों के स्थान अज्ञात हैं। मैं पूरे विश्व की खोज नहीं कर सकता। अर्जुन अब इस स्थिति को लेकर उलझन और चिंता में था। हालांकि उसे शुरुआती बढ़त मिली थी, फिर भी उसे नहीं पता था कि इसके साथ आगे कहाँ जाना है। नक्शा और कुंजी दोनों उसे विशुद्ध भाग्य और संयोग से मिले थे। अभी भी 2 और कुंजियां थीं, और फिर अशुभ प्राण रहित आत्मा को खोजने की बात थी। ये जानकारी गलत नहीं थी, क्योंकि प्रिया ने भी इसकी पुष्टि की थी।
नक्शा एक शक्तिशाली सील गठन के साथ सील किया गया है और इसके सच्चे रहस्य तब प्रकट होंगे जब मेजबान सभी 3 विश्व कुंजियां एकत्र कर लेगा। इसके अलावा मेजबान की चिंता अनुचित है क्योंकि मेजबान ने पहले ही अपने भाग्य नक्शे में 2 कुंजियों को चिन्हित कर लिया है। क्या, कब? अर्जुन ने पूर्ण अविश्वास में फिर से जांच की क्योंकि सिस्टम ने एक और बड़ा खुलासा किया। तब अचानक उसे एक रहस्योद्घाटन हुआ। रुको, मुझे ये कुंजी राजदन से एक तत्व गोला के साथ मिली थी। अब बाकी 2 गोले भी भाग्य नक्शे में चिन्हित हैं। मत बताओ, क्या तुम कह रही हो कि बाकी 2 गोले भी विद्युत गोला जैसे हैं? अर्जुन ने अविश्वास और प्रत्याशा के साथ जल्दी से पूछा। सिस्टम ने भावहीन रूप से एक ही शब्द में जवाब दिया, हाँ। अर्जुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर जोर से हंस पड़ा क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या महसूस करे, क्योंकि यह जटिल सा लगने वाला मिशन अचानक आसान हो गया था। उसकी किस्मत पहले कभी इतनी अच्छी नहीं रही थी। लेकिन उसने जल्दी ही अपना उत्साह शांत कर लिया क्योंकि वह जानता था कि वे 2 गोले शक्तिशाली विशेषज्ञों के हाथों में थे और उन्हें प्राप्त करना इतना आसान नहीं होगा, खासकर यदि प्रतिद्वंद्वी विशालकाय राक्षस जैसे हों। अर्जुन ने जल्दी से जीवंत भाग्य नक्शा खोला और देखा कि 2 चिन्हित तीर अभी भी एक साथ थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वे अब मध्य महाद्वीप में नहीं थे। अर्जुन ने भौहें चढ़ाईं, आखिर हो क्या रहा है? 6 महीने पहले वे अभी भी मध्य महाद्वीप की दिशा में थे, लेकिन अब वे नील वायु महाद्वीप की दिशा में इशारा कर रहे हैं। मुझे अभी उनके पीछे जाना होगा और हो सकता है मैं उन पर घात लगा सकूं। बिना किसी हिचकिचाहट के अर्जुन जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गया क्योंकि अब उसे पता था कि उसे कहां जाना है। आकाश चुराने वाला आखिरकार चल पड़ा। विशाल जहाजों का एक बड़ा बेड़ा रक्त महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। बेड़े के केंद्रीय जहाज में 3 पूर्वज मीरा, इंद्रजीत और अम्बरीश एक बंद कमरे में एकत्र हुए थे। मध्य महाद्वीप में सारा मामला निपटाने के बाद ये तीनों अपने आदमियों और सिरों को लेकर अपने अपने महाद्वीपों की ओर लौट गए। इन सबको अपने साम्राज्य छोड़े बरसों हो गए थे और अब उनके लौटने का समय आ गया था। कम से कम यही उनका बहाना था। इसके अलावा सर्व राक्षस महाद्वीप को छोड़कर सर्वशक्तिमान राक्षस महाद्वीप और रक्त महाद्वीप बेहद अराजक थे, खासकर राक्षस महाद्वीप शाही राक्षस राजकुमार के विद्रोह के कारण। जहां तक रक्त महाद्वीप का प्रश्न है, वहां अराजकता थी क्योंकि 5 मौलिक कुलों में से एक बिना किसी निशान के गायब हो गया था। लेकिन तीनों महाद्वीपों में एक आम समस्या थी, उभरते चोरों की समस्या। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पा रही हूं कि हमारी पूरी जिंदगी की मेहनत बस इतनी ही थी। मीरा ने अपनी मोहक आंखों में थोड़ी नाराजगी के साथ दुख से आह भरी। इंद्रजीत उदास होकर हंसा, और ये सब इसलिए क्योंकि हम इसकी रक्षा करने के लिए बहुत कमजोर हैं। मुझे शक होने लगा है कि क्या उस समय हमारा फैसला बेतुका था। हमने अपनी तरक्की और आज़ादी की कीमत पर हमेशा के लिए जोंक की तरह जीने का फैसला किया। अब हमें फिर से चुनाव करना होगा। अम्बरीश, जो अब एक मुरझाए हुए बूढ़े पेड़ की तरह था, भारी आवाज में बोला, हमेशा के लिए जीना, है ना? मैंने तो वह विशेषाधिकार भी खो दिया। अब मैं बस एक मरता हुआ बूढ़ा राक्षस हूँ, और यह सब एक घमंडी चोर की वजह से है। चलो बूढ़े, तुम मेरे देखते हुए नहीं मर रहे हो, खासकर जब दुनिया पागल हो रही है। एक बार जब हम पवित्र भूमि पर पहुंच जाएंगे तो हम तुम्हारी जीवन शक्ति को पुनः भर देंगे, और फिर तुम हमारे साथ कानून बोध के क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास कर सकते हो। ये बस समय की बात है जब हमें जीने के लिए दुनिया की जीवन शक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इंद्रजीत ने अनिश्चितता से आंखें चमकाते हुए कहा। मीरा ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि यह काम करेगा? चाबियां हमारी आत्माओं से जुड़ी हैं, और वे दुनिया की ऊर्जा को हम तक पहुंचाने के माध्यम के रूप में काम करती हैं। यूं ही कुछ करने की कोशिश मत करो। उसकी गंदगी साफ करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि चोर इतना भयानक है कि अब उसे छोटा समझना मुश्किल है। यहाँ तक कि उस धूर्त संघ अधिपति को भी उसने धोखा दिया था। उस कमीने ने तो अनन्या को भी ले लिया और पूरे श्वेत हिम कबीले को बिना किसी की नजर लगे गायब कर दिया। अगर तुम मेरी सलाह चाहते हो तो हमें पवित्र भूमि में तब तक रहना चाहिए जब तक हम उस धूर्त से दुनिया को वापस लेने लायक ताकतवर न हो जाएं। मुझे विश्वास है प्यारे अम्बरीश, उसमें सफलता पाने की पर्याप्त ऊर्जा है। इस तरह उसकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। मीरा ने ठंडे स्वर में कहा, थोड़ी सी नफरत के साथ, जो अनन्या का जिक्र करते ही उसकी आंखों में झलक आई। अम्बरीश ने मीरा के कठोर शब्दों के बावजूद कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह ऐसा दिख रहा था जैसे अब उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम सही हो। अपनी अनंत जीवन शक्ति खोने के बाद ही मुझे हर पल को जीने का अर्थ समझ आया। मृत्यु के बिना जीवन का क्या अर्थ है? इसलिए मैं मीरा की सलाह मानूंगा और पवित्र भूमि में जीवन और मृत्यु की एकांत साधना में प्रवेश करूंगा। अगर मैं सफल हुआ तो मैं तुम लोगों से फिर मिलूंगा, और अगर मैं मर गया तो बस मुझे राक्षस मंदिर में दफना देना। मैंने अपने कई वंशजों को मरते देखा है। अब समय आ गया है कि मैं मृत्यु का सामना करूं, और कौन जानता है, शायद मैं इसे जीत लूं, उसने हंसते हुए कहा। इंद्रजीत ने भौहें सिकोड़ ली, अपने सबसे अच्छे दोस्त और प्रतिद्वंद्वी को देखते हुए, जो मृत्यु के आने की बात को पूरी तरह से शांति के साथ स्वीकार कर चुका था।
वो अंत में मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। क्या तुम वाकई वही युद्ध उन्मादी राक्षस अम्बरीश हो, वही राक्षस जिसने सबसे पहले उस सौदे को स्वीकार किया था? मुझे लगता है कि मृत्यु का डर आपको बहुत कुछ सिखा सकता है, अम्बरीश ने कटुता से मुस्कुराते हुए कहा। इंद्रजीत ने और कुछ नहीं कहा क्योंकि अम्बरीश को इस हाल में देखना उसे दुख दे रहा था, और उसने मीरा की ओर देखा जो ठंडे भाव से हंस रही थी। तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि उस अनन्या लड़की में ऐसा क्या खास था कि तुम जैसी जादूगरनी उसकी इतनी कद्र करती थी। मैंने ये भी सुना है कि तुम अनन्या की दादी के प्रति उतनी ही जुनूनी थी जितनी की पोती के प्रति, लेकिन तुमने दोनों बुजुर्गों को मार डाला क्योंकि उन्होंने तुम्हारा रहस्य खोज लिया था, है ना? मीरा का चेहरा ठंडा पड़ गया क्योंकि उसने इंद्रजीत की ओर देखा और तिरस्कार के साथ कहा, तुम्हारा जासूसी नेटवर्क हमेशा की तरह शापित है, ऐसा लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे छाया राक्षस चोर के बारे में बताना होगा। इंद्रजीत का चेहरा थोड़ा बदल गया जब उसने वह नाम सुना जिसे वह किसी से, खासकर मीरा से, सुनने की उम्मीद नहीं कर रहा था। ऐसा लगता है कि तुम भी काफी अच्छा कर रही हो। ठीक है, चूंकि यह अतीत की बात है, मुझे तुम्हें बताने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें पहले बताना होगा, इंद्रजीत ने निष्कपट भाव से जवाब दिया। मीरा संतुष्टि से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी जब उसने इंद्रजीत को चौंका दिया और वह अब पहले की तरह आत्ममुग्ध नहीं दिख रहा था। ये सौदा है, मीरा ने हंसते हुए कहा। मैं अनन्या की दादी और पोती के प्रति जुनूनी थी क्योंकि दोनों में एक समानता थी, अद्भुत युद्ध शरीर। इंद्रजीत और अम्बरीश दोनों ने आश्चर्यचकित भाव से मीरा की ओर देखा। इंद्रजीत ने ठंडे स्वर में कहा, पौराणिक अद्भुत शरीर और वह भी एक ही रक्तरेखा में 2 बार, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रही हो? मीरा ने चंचलता से हंसी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, मुझे पता है कि इस पर यकीन करना मुश्किल है। मैं भी तुम्हारी तरह थी जब मुझे ये पता चला। ये सब तब शुरू हुआ जब अनन्या की दादी, हिमा, ने तलवारबाजी में भयानक प्रतिभा दिखानी शुरू की। जब वह 10 साल की भी नहीं थी, तब उसने श्वेत हिम तलवारबाजी की क्षमता को समझ लिया था, और इस तरह वह मेरे ध्यान में आई। तलवारबाजी में उसकी प्रतिभा इतनी अद्भुत और शानदार थी कि जब मैंने उसे अपनी आंखों से देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह जन्मजात प्रतिभावान है और उसके अंदर विशेष गुण हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि हमारे सीमित ज्ञान के कारण उसका शरीर कितना अद्भुत था। ये तलवार से संबंधित था, हालांकि मुझे इस बात का पूरा यकीन था। इसलिए मैंने उसे अपना पहला शिष्य बनाया, इस महत्वाकांक्षा के साथ कि उसे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली साधक के रूप में विकसित करूं, और शायद उसके माध्यम से मैं अपने पछतावे को दूर करना चाहता थी। मीरा ने उदास भाव से कहा, हालांकि उसने प्यार में सब कुछ बर्बाद कर दिया। पहले मैंने सोचा कि उसे प्यार का अनुभव करने देना ठीक रहेगा, जो आगे चलकर उसके लिए अच्छी बात होगी, और मैं नहीं चाहती थी कि उसका अंत मेरी तरह हो। लेकिन किसने सोचा था कि यह उसकी बर्बादी की शुरुआत थी? इंद्रजीत को मीरा की इस तरह की भावना देखकर आश्चर्य हुआ। मुझे मत बताओ कि उसने अपने प्रियतम के कारण तुम्हारे खिलाफ विद्रोह किया। मीरा ने इंद्रजीत को घूरते हुए कहा, नहीं, वह बहुत आज्ञाकारी थी। जब उसकी शादी हुई तब वह केवल 22 वर्ष की थी, और उस समय उसकी साधना प्राण आत्मा प्रकटीकरण थी, जबकि उसका तलवार कानून मध्यवर्ती क्षेत्र में था। लेकिन उसकी शादी के बाद उसकी साधना और तत्व नियम की दक्षता अचानक रुक गई। पहले तो मुझे लगा कि उसका ध्यान भटक गया है, और चूंकि वह पहले से ही दूसरों से बहुत आगे थी, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। हालांकि जब 1 साल बीत गया तो हिमा ने खुद महसूस किया कि उसके साथ कुछ अजीब हो रहा है। उसने मुझे बताया कि वह अब पहले की तरह साधना नहीं कर सकती, नहीं वो तलवार या हिम के नियम को और समझ पा रही है। मैं स्वाभाविक रूप से संशय में थी और मैंने उसे मेरे साथ रहकर साधना करने को कहा। जब 1 और साल बीत गया और उसने अभी भी कोई प्रगति नहीं की, तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो गया है, क्योंकि अब न सिर्फ वह साधना नहीं कर सकती, बल्कि उसकी प्रगति भी धीरे धीरे कम होने लगी थी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने उसे तरह तरह की जड़ी बूटियां और गोलियां खिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने रक्त राजदन का इस्तेमाल भी किया और उसे प्रकट करने का जोखिम भी उठाया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपनी सारी प्रतिभा खो दी हो, और इसका केवल एक ही कारण था। ऐसा उस पुरुष के साथ संभोग करने के बाद शुरू हुआ, और उसके अद्भुत युद्ध शरीर ने मानो काम करना ही बंद कर दिया, उसने अनजाने में अपने दांत पीसते हुए बताया। इंद्रजीत और अम्बरीश दोनों हैरान थे क्योंकि उन्होंने इस तरह के मोड़ की उम्मीद नहीं की थी। कितना अजीब! इसका मतलब तो यही हो सकता है कि उसकी सारी प्रतिभा सिर्फ तब तक थी जब तक वो कुंवारी थी। कितनी बर्बादी है! इंद्रजीत ने आह भरी, लेकिन उसकी आवाज में एक तरह का घमंड भी था। मीरा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हम अपनी झूठी सहानुभूति बंद करो। मुझे पता है कि तुम बहुत खुश हो क्योंकि वह लड़की तुम्हें तुम्हारे ऊंचे पद से गिरा सकती थी। हाँ, जैसे मैंने अब तक ऐसा नहीं किया। इंद्रजीत ने उपहास किया। वह तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण लगती थी, तो फिर उसे क्यों मारा? मीरा की आंखें ठंडी हो गईं, चूंकि अब वह हिमा नहीं रही थी जिसे मैं जानती थी। मैंने उसे छोड़ दिया और उसे अकेला छोड़ दिया। वह भी ज्यादा परेशान नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि खुश भी थी कि वह उस पुरुष के साथ रह सकती है जिससे वह प्यार करती थी।
उस समय मैं हैरान और गुस्से में थी, लेकिन मैंने दुनिया से अपना नाता तोड़ लिया। लेकिन 34 साल बाद मुझे पता चला कि हिमा को अब एक बेटा हुआ है और उससे एक लड़की पैदा हुई है, जिसके जन्म के समय एक अनोखी घटना घटी। लगभग 100 मील व्यास वाली एक श्वेत नियॉन तलवार आसमान में दिखाई दी, जिससे सनसनी फैल गई। जब मैंने ये सुना तो आप मेरे आश्चर्य की कल्पना कर सकते हैं, और मैं उसी क्षण श्वेत हिम कबीले की ओर चल पड़ी उस बच्ची से मिलने के लिए। मैंने 3 दशकों बाद हिमा को देखा और उसकी साधना नदी क्षेत्र तक पीछे हट चुकी थी, लेकिन वो वास्तव में खुश और धन्य दिख रही थी। उसने मेरा स्वागत एक माँ की तरह किया और वह अपनी बेटी और पोती के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रही थी। उस समय मैंने पहली बार अनन्या को देखा। वह इतनी छोटी और नाजुक थी कि मैं उसे एक कीड़े की तरह कुचल सकती थी, फिर भी इतनी सुंदर थी। उसके माथे पर एक श्वेत तलवार का जन्म चिन्ह था, और क्या आप जानते हैं, वह आत्मा क्षेत्र साधक की आभा उत्सर्जित कर रही थी। मीरा ने गंभीर स्वर में कहा। असंभव, अविश्वसनीय। दोनों पुराने राक्षस अपने पैरों पर उछल पड़े जब उन्होंने ये सुना, और उनके चेहरे पर पूर्ण विश्वास था। मीरा ने गंभीरता से कहा, मेरे भी यही भाव थे जब मैंने यह अपनी आंखों से देखा। मैं उस क्षण जान गई थी कि यह बच्ची हिमा से भी अधिक प्रतिभाशाली थी और इस पूरी दुनिया में सबसे प्रतिभावान व्यक्ति थी। हिमा के साथ हुई असफलता से सीख लेते हुए मैं स्वाभाविक रूप से उसे उसी क्षण अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी चीजें जटिल होने लगी। हिमा और उस पुरुष ने मेरा विरोध किया, और तभी मुझे पता चला कि हिमा ने मुझसे इतने सालों तक एक और बात छिपाई थी। मुझे हिमा की साधना में कमी का केवल आधा सच पता था, जबकि दूसरा आधा हिमा ने पूरी तरह छिपा रखा था। बात यह थी कि उसने अपनी सारी प्रतिभा खो दी थी, लेकिन वह गायब नहीं हुई थी, बल्कि उनके संभोग के बाद वह उस पुरुष में स्थानांतरित हो गई थी। वह मेरे जितना ही ताकतवर था, और जब मैंने अनन्या को ले जाने के लिए बल प्रयोग करने की कोशिश की तो उसने आखिरकार अपनी असली शक्ति दिखाई। उसे रक्त राजदंड के बारे में भी पता था, और तभी मुझे समझ आया कि हिमा ने मुझे बहुत पहले धोखा दिया था और उसने मुझे उस सारी पीड़ा से गुजारा था। मीरा की आंखों में नफरत चमक उठी। मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ सकती थी, मैं बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए मैंने अपने पास मौजूद हर चीज का उपयोग करके उस दुष्ट और उस गद्दार को मार डाला, लेकिन इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए मैंने एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके श्वेत हिम कबीले के सदस्यों की यादों को बदल दिया। मुझे अपनी चोटों से उबरने में 1 दशक लग गया, इसलिए मैंने रक्त राजदंड से अनन्या की प्रतिभा को सील कर दिया और उनके नौकर में कुछ यादें डालकर उसे 10 साल के लिए निर्वासित कर दिया। लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि जब अनन्या लौटी तो मैंने उसकी आंखों में वही भाव देखा जो मैंने हिमा में देखा था जब वह उस दुष्ट से प्यार करती थी। मैंने उसे उसके दादा दादी के विश्वासघात की कहानी बताने की कोशिश भी की, लेकिन उस लड़की ने मुझ पर कभी भरोसा नहीं किया। इसलिए मैंने उसकी प्रतिभा को अनसील भी नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद वह तलवारबाजी में इतनी प्रतिभाशाली थी कि उसने जल्दी ही प्रसिद्धि हासिल कर ली। मैंने ये भी सोचा कि समय के साथ वह उस लड़के को भूल सकती है जिससे वह प्यार करती थी, लेकिन वह शापित प्रेम हिमा की तरह उसकी रगों में दौड़ता हुआ प्रतीत होता था, और वह कभी भी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाई और पहला मौका मिलते ही उसके पास भाग जाती थी। इसलिए मैंने अन्य तरीकों का उपयोग करके स्वप्न भंग को ये बात बताई और उससे उस बच्चे को मार डालने के लिए कहा। मीरा के घूंघट वाले चेहरे पर एक विकृत मुस्कान उभरी, लेकिन वह लड़का आकाश चुराने वाला निकला, और उसके बाद जो हुआ वह आप लोगों को पता होना चाहिए। अनन्या और हिमा की सच्चाई जानने के बाद इंद्रजीत और अम्बरीश काफी देर तक अवाक रह गए। उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, और उन्हें मीरा पर दया भी आ रही थी। इतने वर्षों में तुमने सचमुच बहुत कष्ट सहा है, अम्बरीश ने दुख से आह भरी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहे। इंद्रजीत भावनाओं को दिखाने वाला नहीं था, क्योंकि वह निर्दयी किस्म का था। तुम्हें उसे तब मार देना चाहिए था जब तुमने देखा कि चीजें तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही हैं। अब वह लड़की हमारे कट्टर दुश्मन के साथ है। क्या होगा अगर उसके पास उस सील को तोड़ने का कोई तरीका हो? मीरा ने गहरी नाराजगी दिखाई। उसके बाद उसके चेहरे पर घृणा और द्वेष से भरी एक पागल कर देने वाली मुस्कान उभरी। क्या मैंने नहीं कहा था कि मैंने अपनी पिछली गलतियों से सीखा है? जिस क्षण कोई उस सील की जांच करने की कोशिश करेगा या उस चोर ने उसका कौमार्य छीन लिया, वह उसकी बाहों में एक भयानक मृत्यु मरेगी, और मैं अपनी जान की कसम खाकर इसकी गारंटी दे सकती हूँ।